हमने सेंटर ऑफ मास शुरू किया था। क्या शुरू किया था? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है बोला? जहां पे पूरे बॉडी का मास हम क्या समझते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है? मतलब पूरी बॉडी का मास एक जगह पे है, ऐसी जगह को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बराबर। तो सेंटर ऑफ मास के साथ हमने एक नई चीज पढ़ी, दैट इज मास मोमेंट। क्या पढ़ा था? मास मोमेंट। मास मोमेंट क्या हुआ था बेटा अपने लिए? मास इनटू पोजीशन वेक्टर। मास इनटू क्या? पोजीशन वेक्टर। तो उसे हमने क्या बोला? मास मोमेंट। क्या बोला? मास मोमेंट। ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ मासेस हमें दिए हैं, उन सब डिस्क्रीट मासेस का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, R बराबर क्या था? सम ऑफ ऑल मोमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बराबर। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। छोटे पॉइंट्स कौन पे डिस्कस करे थे? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई थी जिसमें से हमने बोला कि अगर हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट लिया, किसके अबाउट मोमेंट लिया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो वहां पे मास मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। पढ़ा क्या घर पे? पढ़ा होगा ना? तो वो क्या हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है। कौन जीरो होता है? मास मोमेंट। तो कुछ चीजें अपन रिकॉल कर लेते फटाफट, फिर आगे जाएंगे। तो हमने कल पढ़ा सेंटर ऑफ मास। फिर अगर अपने पास अलग अलग जगह पे पार्टिकल्स है, M1, M2, M3, तो इनका अगर मुझे कहीं सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये इमेजिनरी मिलता है। कौन सा मिलता है? रियल है क्या ये? नहीं। सेंटर ऑफ मास दो तरह के रहते बोला था हमने, तो रियल रहेगा या फिर इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी मिल जाता है सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, R बराबर सेंटर ऑफ मास का अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसे करते करते हमने लिखा था Mn Rn। सही है। डिवाइड में क्या आया था? टोटल मास। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा अगर x कोऑर्डिनेट लेना है तो M1 x1 प्लस M2 x2, ऐसा करते करते Mn xn डिवाइड बाय फिर से टोटल मास। सेम वे से हम क्या कर सकते हैं बेटा? y कोऑर्डिनेट के लिए और z कोऑर्डिनेट के लिए, बस x की जगह y आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट कहां से लिए? जैसे ये तीन मासेस है, मैं अगर इसे x एक्सिस बोल दूं, इसे y, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे ना, x1 y1 z1 इसके होंगे, सपोज x2 y2 z2 इसके होंगे, x3 y3 z। तो इनका यूज करके हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास आ गया। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। क्लियर? ठीक है। तो ये डिस्क्रीट मासेस के लिए पढ़ा। किसके लिए? डिस्क्रीट। साथ ही साथ हमने ऐसा भी कहा कि सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ ज्यादा रहेगा? जिधर मास ज्यादा उधर सेंटर ऑफ मास रहने के चांसेस ज्यादा, जिधर मास कम होगा उधर सेंटर ऑफ मास रहने के चांसेस कम। सही है। ठीक। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखे थे इसको हमने थ्योरेटिकली ऐसे लिखा था, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स, आई बोल देते, आई की वैल्यू कहां से कहां तक? n तक, डिवाइड बाय टोटल मास। सभी मासेस की क्या करो? एडिशन। ये हमने फॉर्मूला बनाए थे जिसे हमने बोला था सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। सम ऑफ क्या था ये? ऑल मोमेंट्स। कौन थे मोमेंट? मास मोमेंट, डिवाइडेड बाय क्या था? टोटल मास। चलो ये हो गया। फिर कुछ चीजें और हमने नोट करी कि अगर हम ओरिजिन बदल दे, ओरिजिन की जगह क्या कर दे? चेंज, तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा बोला था? बट सेंटर ऑफ मास और हर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है बोला था? सेम, वो बदलता। क्लियर है? ये बोला था ना हमने। ठीक। उसके साथ साथ और एक चीज हमने कही कि जो हमने बोला अभी, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या रहता है बेटा? जीरो रहता है। क्या रहता है? कहा किसके अबाउट मोमेंट लिया तो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नॉट ओरिजिन। किसके अबाउट? जैसे हम ये सेंटर ऑफ मास है, मैं ओरिजिन के अबाउट मोमेंट लूं तो अलग बात है, बराबर। लेकिन मैं इसको ओरिजिन मान लूं, किसे ओरिजिन मान लूं? सेंटर ऑफ मास को। किसे ओरिजिन मान लिया हमने? सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के अगर मैं उसके अबाउट मोमेंट लूं तो वो समेशन हमेशा कितनी आएंगी? जीरो आएंगी। कितनी आएंगी? जीरो। ठीक है। ये हमें याद रखना है। कैसे आता है वो देखा हमने कल, सॉल्व करके बताया था ना। वो याद रखने की जरूरत नहीं, हमें कंडीशन पता चाहिए सिर्फ। क्या पता चाहिए? कंडीशन। क्लियर हुआ? यहां तक हमने पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चंस भी करे, सही है? यस और नो। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, मतलब एक मास है M1,
दूसरा मास है बेटा m2, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना l, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना l। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा बोला था हमने, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे, और कहीं रह नहीं सकता। उसका भी फॉर्मूला हमने देखा कि अगर मैं बोलूं ये सेंटर ऑफ मास है और m1 से इसका डिस्टेंस है x1 और m2 से डिस्टेंस है बेटा x2, अगर मुझे x1 किसी ने पूछा तो मैं क्या यूज करूंगा, m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अगर मुझे x2 पूछा तो मैं क्या लिखूंगा, m1 इंटू l अपॉन, तो ये x1 x2 हो गए, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से, m1 से और m2 से, ठीक है या नहीं। अब ठीक है, चलो इसके अलावा हमें कल और एक चीज पता चली, दैट इज m1 x1 बराबर क्या आया था, m2 x2। इस पे से हमने ऐसे भी बोला x1 बाय x2 बराबर m2 बाय m1, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास ज्यादा उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम, जिसका मास कम उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ज्यादा। मास ज्यादा रहेगा तो सेंटर ऑफ मास पास में आ जाएगा, मास कम रहेगा तो सेंटर ऑफ मास दूर हो जाएगा। सही है या नहीं, यस और नो, ये हमने पढ़ा। अब इसी पे एक एग्जांपल बनाते हैं अपन, इसी कंडीशन को लेके एक एग्जांपल पढ़ना है, ध्यान देना बराबर से, समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझ लेते फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब इसी कंडीशन में मैंने अगर बोला इफ m1 इज मूव टुवर्ड लेफ्ट, if m1 is moved towards left by distance x1, small x1, ठीक है, कितना डिस्टेंस बोल दिया, x1 इतने डिस्टेंस से m1 को क्या कर दिया, मूव कर दिया। कहाँ मूव किया, लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स, किसकी पोजीशन फिक्स रहेंगी, सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ मास की जगह बदलेंगी नहीं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स। देन बाय हाउ मच डिस्टेंस, then by how much distance mass m2 should be moved। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि m1 मास को पकड़ के कितने से मूव किया, लेफ्ट में x1 डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस x1, ऐसा समझ के चलो ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल x1 है, ठीक है, कौन सा है, कैपिटल x1। मैं ऐसा यहां बना लेता, अभी देख लो, ये अपनी जनरल सिस्टम है कि ये m1 है, ये कौन है भैया, m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, जो सेंटर ऑफ मास है अपना, ये कहीं तो भी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इससे इसका डिस्टेंस है सपोज कैपिटल x1, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल x2। जो फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता है ना, x1 x2 के फॉर्मूले, x1 भी निकालते आता हमें और x2 भी निकालते आता है कि नहीं, x1 चाहिए तो m2 लेना है, x2 चाहिए तो m1 लेना है, ठीक है। अब क्या किया उसने, इस m1 को लेफ्ट में मूव किया, कहां में मूव किया, लेफ्ट साइड मूव किया, कितने डिस्टेंस से बेटा, तो स्मॉल x1 से, तो m1 यहां आ गया। अब उसका कहना है m2 कितना मूव करेंगे और किधर मूव करेंगे, कितना और किधर, ठीक है। समझ में आएगा क्वेश्चन, हाउ या नहीं, अबे क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब m2 कितना मूव करें, अब मुझे बताओ मैं m2 को अगर यहां ऊपर लेके जाऊं तो m1 से ऐसी लाइन जोड़ना पड़ेगा, आया ना। तो अगर मैं लाइन जोड़ दूंगा तो सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पे आएगा ना, इन दोनों को जोड़ने वाली, मतलब सेंटर ऑफ मास की जगह क्या हो गई, चेंज। ऐसा चाहिए क्या हमें, नहीं। हमने क्या पढ़ा है, दो मास अगर है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास उनको जोड़ने वाली लाइन पे रहना चाहिए, बोला है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसा m2 ऊपर करूं और इन दोनों को ऐसा जोड़ दो तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं ऊपर आ जाएगा, कहाँ आएगा वो नहीं पता, लेकिन ऊपर आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, फिक्स। तो मैं नीचे भी अगर लाऊं m2 को, फिर से सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, मतलब m2 ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम, एक तो उसे लेफ्ट कर सकते, नहीं तो तभी दोनों को जोड़ने वाले लाइन पे कौन रहेगा, सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया क्या,
तो मैं ऐसा समझ के चलता हूं मेरे कन्वीनियंस के लिए कि जो m2 मास है वो कितना मूव हुआ बेटा, इधर मूव हो गया कितना, x2 चलेगा। टू कीप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलना चाहिए, इसके लिए m1 तो लेफ्ट में मूव कर दिया था, तो m2 कहां मूव होना चाहिए, राइट। हेलो इधर, m1 को कहां मूव किया था, लेफ्ट, कितने से, x1 से। तो मैं ऐसा समझ के चल रहा है कि m2 कितने से मूव हो गया, x2 से, कहां मूव हो गया, राइट से। क्लियर है क्या, समझ में आया इतना। अब जो हमने पढ़ा है कि पहले जो कंडीशन मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता कि x1 पहले वाला m1 इंटू सॉरी m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2, और x2 क्या लिखते थे आप, m1 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें ऑलरेडी फॉर्मूले पता है, सही है या नहीं, यस और नो। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं m1 इंटू x1 बराबर m2 इंटू x2, हाँ या नहीं। अभी ये पढ़ चुके हैं ना अपन, तो मैंने वो यूज किया सिर्फ, सही है। अब डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया भैया, अब मैं अगर इसको फिर से ड्रॉ करूं तो ये सेंटर ऑफ मास तो वही का वही है। अब ये m2 और ये कौन है, m1। अब m1 का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया बताओ, x1 प्लस x1, सही है क्या, हो या नहीं। और m2 का डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, x2 प्लस x2, सही है। मतलब अब मैं अगर नई कंडीशन की बात बोलूं, आफ्टर शिफ्टिंग मासेस, तो यही कंडीशन में ऐसा लिख सकता हूं m1 इंटू x1 प्लस x1 बराबर m2 इंटू x2 प्लस x2, सही है क्या। अरे समझ में आया ना, डिस्टेंस बदल गया ना, x1 की जगह कौन आ गया, x1 प्लस x1, x2 की जगह भी कौन आ गया, x2 प्लस, समझ गए, हाँ या नहीं, क्लियर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो m1 x1 प्लस m1 x1 बराबर m2 x2 प्लस m2 इंटू x2। अब ये m1 x1 और ये तो सेम है ना, तो दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेगा कौन, m1 x1 बराबर m2 x2, तो वही रिलेशन फिर से आ गया। तो मतलब जितने से शिफ्ट किया वो बराबर m2 इंटू जितने शिफ्ट किया वो निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। अब x2 क्या हो जाएगा अपने लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 विल बी m1 बाय m2 इंटू x1, और x1 पूछा तो m2 बाय m1 इंटू x2, तो कभी भी निकाल सकते। समझ में आ गया क्या, तो डायरेक्ट निकालते आएगा, हर बार पूरा सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। मैंने बोला इसको 2 से शिफ्ट किया तो आप फटाफट ये रिलेशन लगाओगे, दूसरा निकाल लोगे, सही है कि नहीं। जैसे अगर मैंने आपको दिया एक मास इधर है भैया 3 kg, इधर मास है 2 kg, मैंने 3 kg को मूव किया 1 सेंटीमीटर, तो 2 kg को कितना मूव करना पड़ेगा, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। ये कौन हो गया अपने लिए, x1, तो मुझे क्या पूछा है, x2, तो x2 पूछा तो मैं क्या लिखूंगा, m1 बाय m2 इंटू x1, m1 कितना है 3 बाय 2 इंटू x1 कितना है 1, तो 3 बाय 2 मतलब 1.5, समझ में आ गया। तो हमें तो कंडीशन समझनी है डायरेक्ट यूज करने के लिए, हर बार डिराइव करते बैठना है क्या, नहीं। किसी भी एक को शिफ्ट किया तो दूसरा कितने से शिफ्ट होगा हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशन कौन सा यूज करेंगे अपन, ये वाला, m1 इंटू इसका शिफ्ट, इधर m2 इंटू उसका शिफ्ट, कितने से शिफ्ट किया, समझ में आ गया, क्लियर है, कंडीशन समझ में आ गई क्या, हाँ या नहीं। अरे समझ में आया। तो ये पढ़ा इसलिए हमें कि ये डायरेक्ट यूज करते आना चाहिए, डेरिवेशन से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट इस कंडीशन को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर ऑफ मास की जगह बदलेगी नहीं, तभी यूज कर सकते, नहीं तो हर जगह चिपका देंगे। ऐसा है क्या, नहीं। कब यूज कर सकेंगे, जब सेंटर ऑफ मास की जगह बदलेंगी नहीं। क्लियर हुआ, यस और नो, समझ में आया क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये लिख लेना बाद में। अब हमें कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का निकालना है, किसका निकालना है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। उसके पहले एक एग्जांपल कर लो, पहले मतलब थोड़े डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या पूछ सकते हैं पॉइंट मास सिस्टम में। 2 पॉइंट वाली एक्स एक्सिस, इधर क्या है वाई एक्सिस।
हमें दो मासेस दे दिए, यहाँ मास है सपोज m1, इसके m2 की वैल्यू है सपोज 4 kg, m1 की वैल्यू 2 kg, इसके कोऑर्डिनेट दिए है 0 4, इसके कोऑर्डिनेट दिए है 3 0। हमें पूछा फाइंड सेंटर ऑफ मास। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बोथ मासेस। कैसे करेंगे बताइए, बोले जल्दी। अब कैसे करेंगे? एक तो आप इन दोनों को लाइन जोड़ के उस पे से निकाल सकते हो या नहीं, या फिर डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? कोऑर्डिनेट्स वाला। कौन सा फॉर्मूला? अपना कोऑर्डिनेट्स वाला लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, हाउ या नहीं। चलो देखो, मैं दोनों तीनों इससे करेंगे अपन। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मैं डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है क्या करना है। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है भाई साहब? 2। इसके लिए x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। m2 कितना है भैया? 4। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 3। दोनों मास की एडिशन 4 प्लस 2 कितना? 6। मतलब कितना आया? 12/6 मतलब 2। ठीक है क्या? हो या नहीं? ऐसे में y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो y बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड में कौन आएगा बे? m1 प्लस m2। चलो बताइए, m1 कितना है? 2। m1 का y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 4। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 डिवाइड में फिर से दोनों की एडिशन 6 मतलब 8/6 मतलब 4/3 मतलब 1.33। ठीक है क्या? अब ठीक है, हाउ या नहीं? तो मिल गया मुझे। पर हमें एक चीज पता है, मासेस कितने दिए बेटा? हमें 2। कितने मासेस दिए? 2। तो सेंटर ऑफ मास तो इनको जोड़ने वाली लाइन पे ही रहना चाहिए और कहीं रह नहीं सकता। ये तो हमें पता है, अभी तो पढ़ा कि नहीं? तो मतलब इस पे मैं सेंटर ऑफ मास अगर लोकेट करूं तो एक्स कितना है मेरा? 2। सपोज ये 1 है, ये 2 है, और ये कितना है? 3। ऐसे ही इधर ले लेते, 1 2 3 और 4। सही है कि नहीं? तो इधर से 2 है, इधर से 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये कहीं तो भी ऐसा बीच में आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है क्या? समझ में आ गया ना? तो इसके तरफ क्यों रहा? क्योंकि ये मास ज्यादा है, ये मास कम है, तो इससे सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? दूर। इसके क्या रहेगा? पास। अब अगर मुझे x1 x2 पूछा है, मतलब m1 से कितना दूर है ये पूछा है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बोथ मासेस। एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एक्स वाई करके, या फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 3। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 4। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। हाउ या नहीं? यस और नो? तो ये 5 अपने लिए कौन हो गया? एल हो गया। कौन हो गया? एल। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, x1 बराबर m1 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है अपने पास? 2। l कितना है? 5। 4 प्लस 2 कितना है? 6। 10/6। x2 मुझे पूछा, सॉरी यहाँ पे m2 चाहिए था, m2 कर दो ना उसे। चलिए, तो m2 कितना है अपने पास? 4 इंटू एल कितना है? 5। मतलब कितना हो गया? 20/6। x2 के टाइम पे m1 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2। 5/6 मतलब 10/6। तो यहां से x1 डिस्टेंस यानी ये हो गया, यहां से x2 डिस्टेंस यानी ये हो गया। समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है? अरे समझ गए हाउ या नहीं? तो पूछने के लिए कुछ भी पूछा जाए तो हमें निकालते आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मुझे सेंटर ऑफ मास निकालते आ गया, नहीं, हर चीज पूछ सकते, डिस्टेंस भी पूछ सकते, सेंटर ऑफ मास भी पूछ सकते। क्लियर है? समझ में आया ना? तो हर वे से हमें यूज करते आना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, कल पढ़ा, आसान लगा, बस फॉर्मूला रट लिया, हो गया। नहीं, पूछा क्या है, दिया क्या है, सोचते आना चाहिए, उस पे से उसका सॉल्यूशन निकालते आना चाहिए। क्लियर? अबे हो या नहीं? ठीक है क्या? चलो पहले इतना लिख लो। कहां से लिखेंगे? ये क्वेश्चन से। ठीक है ना? ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, अभी एग्जांपल हो गया। अभी हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडीज का। कौन सी बॉडी का? कंटिन्यूअस मतलब क्या, जैसे ये पेन हो गया है ना, कोई प्लेट हो गई, बॉल हो गया, स्फीयर हो गया, डिस्क हो गई, रिंग हो गई, हेमिस्फीयर हो गया, कोई भी किसी भी शेप का हमें निकालते आना चाहिए। उसके लिए अभी पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास किसका निकाला अभी तक? पार्टिकल्स का, मतलब डिस्क्रीट मासेस, अलग अलग जगह रखे थे, उनका क्या निकाला अपने? सेंटर ऑफ मास, जो कि मोस्टली कैसा आया? इमेजिनरी। कैसा आया? रियल था क्या? नहीं। कैसा आया था वो? इमेजिनरी। लेकिन अब जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो कौन सा रहेगा? रियल। इमेजिनरी भी रहेगा, लेकिन मोस्टली कौन से रहेंगे? रियल। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो रियल रहेगा, हॉलो है तो इमेजिनरी रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी हेडिंग डालेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास ऑफ, पहले यूनिफॉर्म ही लेते हैं अपन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा? जैसे डिस्क्रीट मासेस के लिए अपना फॉर्मूला क्या था बेटा? m1 r1 प्लस m2 r2 सबकी एडिशन करो, डिवाइड बाय टोटल मास। तो अगर अपने पास कोई अभी कंटिन्यूअस बॉडी है, मतलब ऐसा है कि ये बॉडी है, अभी मुझे इसका पूछा सेंटर ऑफ मास क्या, सॉलिड है ये, सपोज क्या है? सॉलिड। और इसका मुझे क्या पूछा? सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकलेगा? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एक्सिस लेना पड़ेगा अपने को, कहीं तो भी क्या लेना पड़ेगा बेटा? ओरिजिन, जिससे अपन सेंटर ऑफ मास गिनेंगे। सही है या नहीं? सेंटर ऑफ मास किसी ना किसी पॉइंट से तो गिनना पड़ेगा, तो हमने कोई तो भी एक ओरिजिन पकड़ा, वहां से हमें सेंटर ऑफ मास गिनना है। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट। सपोज मैं वो एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं डीएम, मैंने ये ले लिया डीएम मास, एकदम छोटा, और इसका डिस्टेंस मैं कंसीडर कर लेता हूं, सपोज कितना है? आर। कितना है बेटा? आर। ठीक है, यस और नो? छोटा क्या लिया हमने? एलिमेंट लिया जिसका मास कितना है? डीएम, और उसका डिस्टेंस कितना है? आर। अब हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो हमें सिंपली ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सर ये कहां से लिखा आपने इंटीग्रेशन? अपना डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? समेशन ऑफ एम आई आर आई। आई की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 1 से n तक। नीचे क्या था? समेशन ऑफ मास। यही था ना? अरे हो या नहीं? यही था। तो ये समेशन मतलब क्या? हर एक का मोमेंट ऐड करते जाओ, हर एक का मोमेंट क्या करते जाओ? ऐड करते जाना इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, कुछ और थोड़ी ना। इंटीग्रेशन का मतलब भी तो वही होता है कि स्टार्टिंग से एंड तक सबको जोड़ दो, तो इंटीग्रेशन इसीलिए लग गया। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है? सेम। पर यहाँ पे हमें अलग अलग पार्टिकल पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिया? इसका छोटा सा एलिमेंट, और उसको क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन। और वैसे ही मास को भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ मास को नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? मास। क्योंकि छोटे छोटे डीएम अगर मैं बनाऊं इसके अंदर, छोटे छोटे सबको ऐड करते जाऊंगा, तो एंड में तो टोटल मास ही बनेगा ना। एंड में क्या बनेगा? टोटल मास। तो डिवाइड में तो एम भी लिखा तो चल जाएगा। अब सर ये तो आपने आर के फॉर्म में बताया, एक्स वाई जेड का कैसा? कुछ नहीं है। अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं बोल दूंगा डीएम इंटू एक्स। क्या बोल देंगे बेटा? डीएम इंटू एक्स बोल देंगे। नीचे क्या रहेगा? एम। मुझे वाई पूछा तो डीएम इंटू वाई बोल दूंगा मैं। मुझे जेड पूछा तो डीएम जेड बाय मास। तो इस पे से मुझे निकालते आना चाहिए। क्लियर हुआ? कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन? कंटिन्यूअस। कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब तक क्या थे? पार्टिकल मास थे। कैसे मास थे? पार्टिकल। अब हम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, तो सॉल्व करते क्लियर हो जाएगा। सपोज अपन लेते पहले अभी यूनिफॉर्म सिलेंडर का। किसका निकालते? यूनिफॉर्म सिलेंडर का। देखिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर। अब कुछ पॉइंट समझ लो बेटा, ध्यान में रखना है। देखो, डेरिवेशन अपने लिए ज्यादा मायने नहीं रखता बीइंग नीट स्टूडेंट, लेकिन जेई वालों को ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि उनको एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो वो डिराइव करके ही निकालना पड़ता है। हमें तो सिर्फ फॉर्मूले लगेंगे। क्या लगेंगे? फॉर्मूले। ज्यादा कुछ काम पड़ेगा
नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स हम यूज करेंगे अभी डिराइव करने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस का काम हमें आगे भी पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स में तो डेरिवेशन लिखना है ना। बोर्ड्स में क्या लिखना पड़ेगा? डेरिवेशन। भले सेंटर ऑफ मास उसमें नहीं है, लेकिन रोटेशनल मोशन तो है। रोटेशनल मोशन में यही कंसेप्ट पे से अपन एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ कि एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करना, कैसे यूज करना, ये आपको आना चाहिए। तो आगे चल के डेरिवेशन अपने आप क्या हो जाएंगे? आसान। समझ में आया क्या बोला मैंने? बाद में डेरिवेशन क्या हो जाएंगे? अपने आसान हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो लोड लेना नहीं तो बस डेरिवेशन दिखेंगे बड़े बड़े तो डर जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का ऐसे ही होता है, वो एंड पिक्चर देखते पूरा बनने के बाद, जब पढ़ते अपन स्टेप वाइज तब ध्यान रहता नहीं, फिर इनमें पूरा डेरिवेशन एक साथ दिखता तो फिर लगता है मैं नहीं करता। ये एटीट्यूड है बहुत सारे बच्चों, लेकिन वैसा करना नहीं है हमें। क्लियर? समझ में आया? ठीक, तो ध्यान दो। अब हम पहले लेंगे सिलेंडर का। किसका ले रहे बेटा? सिलेंडर। तो मैं एक सिलेंडर कंसीडर कर लेता हूं। सपोज एक यूनिफॉर्म सिलेंडर ले लिया अपन ने, इसकी लेंथ है सपोज L। कितनी लेंथ है? L। ठीक है। तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे एक्सिस तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, ओरिजिन भी कंसीडर करना ही पड़ेगा। बिना ओरिजिन के और बिना एक्सिस के तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सिस ले लेता हूँ इधर से, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ वाई एक्सिस, और एक इसके अंदर से ले लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस। चलेगा? यस और नो? अरे समझ में आया ना? तो ये कौन बन गया अपने लिए? ओरिजिन। कौन बन गया? ओरिजिन। ठीक है, कौन बन गया? ओरिजिन। अब क्योंकि हमने कहा है कि रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो अलग अलग जगह मास क्या होता? अलग अलग। तो यूनिफॉर्म है मतलब क्या रहेगा? मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट। तो मैं पहले लिख लेता हूं मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/l। इसको मैं एक नाम दे देता लैम्बडा। ये क्या बोल देता हूं मैं? कांस्टेंट। कुछ भी लिखो, लैम्बडा लिखो, a लिखो, b लिखो, c लिखो, कांस्टेंट है इनमें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब रॉड की जो लेंथ है कहां से कहां जा रही है बेटा? x = 0 से x = l। अब जैसे ही मैंने एक्सिस प्लॉट करे आपको दिख जाना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास y पे तो है ही नहीं, y एक्सिस कुछ है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? सिर्फ x एक्सिस पे। कहां रहेगा? सिर्फ, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, मास ही नहीं है तो उधर रहेगा क्या? नहीं। मास पूरा किसके अलोंग दिख रहा है? x के अलोंग। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? सिर्फ x एक्सिस पे आएगा। कहां आएगा? x एक्सिस पे। y पे तो आएगा, मतलब हमें सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? x कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है? तो ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करता है इसमें। ध्यान देना, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, इस एलिमेंट की थिकनेस है dx और इसका मास है सपोज dm, और इसका डिस्टेंस है यहां से x। कितना डिस्टेंस लिया मैंने? x डिस्टेंस। और इसका मास कितना है बेटा? dm। और इसकी लेंथ कितनी है? dx। तो ये dm कितना होना चाहिए? हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अगर याद होगा। तो जिस भी लेंथ का मास चाहिए तो मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से क्या करो? मल्टीप्लाई। क्या करो? इस dm की लेंथ कितनी है? dx। कितनी लेंथ है? तो इसका मास कितना हो जाएगा? m/l × dx। समझ में आया क्या ये? हो या नहीं? अगर मुझे l/2 का मास चाहिए तो मैं l/2 से मल्टीप्लाई करता, मुझे l/3 का मास चाहिए तो मैं l/3 से मल्टीप्लाई करता। जितनी लेंथ का मास चाहिए उससे क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। किसे? मास पर यूनिट लेंथ को। समझ में आ गया? तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा अभी r बराबर, तो मैं इसे x बोल दूंगा, r को ही मैं क्या बोल दूंगा? x, क्योंकि y तो ही नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा था हमने? dm इंटू क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय मास। समझ में आया क्या? कोई बोलेगा सर मैं r के फॉर्म में लिखता, लिखो r अपने लिए x ही होने वाला है, दूसरा तो कोई है नहीं। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या होगा देखिए, x बराबर dm की वैल्यू क्या है? m/l इंटू dx इंटू ये x डिवाइड बाय क्या है? m। यम क्या हो गया बे? कैंसल। तो बचेगा कौन? 1/l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। तो 1/l वैसे का वैसा। अब x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 0 से l तक। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा? ये 0 से l। तो x का इंटीग्रेशन सबको पता है, x²/2। कहां से कहां? 0 से l। तो 1/l अपर लिमिट l, तो
क्या आएगा L²/2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो ये L तो कितना आया L/2। मतलब सेंटर ऑफ मास रॉड का कहाँ रहेगा, यहाँ से L/2 इतने डिस्टेंस पे रहेगा। कितने डिस्टेंस पे रहेगा L/2। समझ में आ गया हाउ या नहीं। किसका हुआ ये रॉड का, किसका हुआ रॉड। तो इसमें से हमें ये समझना, अगर मैं रॉड ऐसा रखता तो भी L/2 ही होता ना, सिर्फ वो y एक्सिस पे आता। अगर z एक्सिस पे रॉड रखते तो z एक्सिस पे आता, लेकिन आता कितना L/2। तो L/2 मतलब इनडायरेक्टली यूनिफॉर्म रॉड का क्या हो गया, वो सेंटर हो गया। क्या हो गया यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या आएगा, उसका सेंटर ऑफ मास। क्या आएगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो हम इसमें से ऐसा लिख सकते हैं अपने लिए कि जो भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रहेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे बेटा, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो ज्योमेट्रिकल क्या होगा, उसका सेंटर होगा, वही उसका क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर मैंने बोला स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर का सेंटर जो है वही अपना क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास। सही है ना। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का भी क्या ले लेंगे आप, सेंटर। तो यहाँ क्या रहेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास। अगर रिंग है मेरे पास तो रिंग के सेंटर पे रहेगा, ये इमेजिनरी हो जाएंगे, रिंग में कुछ रहता। अगर डिस्क है ये भरा हुआ तो भी इसके कहाँ आएगा, सेंटर पे। अगर मैंने पूरा स्फीयर लिया तो भी उसके कहाँ आएगा, सेंटर पे। हेमिस्फीयर लिया तो भी कहाँ आएगा, सेंटर पे। मतलब सभी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, उसके सेंटर पे। ये चीज हम नेवर पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय भी डिस्कस करी थी क्या, कि सीधा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लो, वही उसकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। मास इनटू हाइट। सिर्फ किसकी पोजीशन देखो बोला था मैंने, ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास बोला था क्या, हाँ या नहीं। और तब ये भी कहा था, इसी चीज को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, चलो समझ में आ गया कि तो ये किसका हुआ भैया, यूनिफॉर्म सिलेंडर का हुआ। किसका हुआ, यूनिफॉर्म सिलेंडर। ठीक है, चलो एक यूनिफॉर्म रिंग का देख लेते, फिर लिख लेना। देखो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, मैं सेमी सर्कुलर रिंग लेता। रिंग है लेकिन कैसी, सेमी सर्कुलर। पूरी रिंग क्यों नहीं ली, पूरी रिंग का तो पता है ना हमें सेंटर पे लेना है करके, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या आप, नहीं, वो तो कंप्लीट सिमेट्रिक हो गया। तो हमें किसका निकालना है, सेमी सर्कुलर रिंग का। तो बराबर ध्यान देना भैया, इसमें है क्या सेमी सर्कल, नहीं, चलो देखो ध्यान देना, सेमी सर्कुलर रिंग है। क्या हो रहा है भाई, सिलेक्ट वाला चाहिए ना, इसको डिलीट। चलो हाँ ध्यान देना, अब एक सेमी सर्कुलर रिंग बना देते हैं। दिख रहा है सेमी सर्कल, ठीक है। चलो अब इसका कहीं तो भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, और ये क्या बन जाएंगी इसकी रेडियस। क्या बन जाएंगी, रेडियस। तो मैं एक्सिस ले लेता, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एक्सिस में यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी। तो मेरे लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, एक्सिस में यहाँ से पास कर दूं, नीचे क्या बोल दूं, एक्स एक्सिस। सही है ना, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा इधर और आधा सिमेट्रिक हो गया ना फिर, हाँ या ना सर, सिमेट्रिक हो गया, इसके सेंटर पे ले लो। नहीं, अब इसका मास देखो कहाँ है, रिंग बोला मतलब इसका मास पूरा इस सरकमफेरेंस पे है। मास किस पे होगा, सरकमफेरेंस पे। बीच में कुछ है क्या, नहीं, रिंग बीच में पूरा क्या रहता है, खाली। बराबर, तो हमें अभी इसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन जैसे ही मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन पता चला, आधा इधर है और आधा इधर, तो मुझे एक बात पता चल गई कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ इस लाइन पे ही रह सकता है, एक्स पे तो आने का सवाल ही, क्योंकि आधा मास इधर है और आधा मास, तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ कहाँ रह सकता, वाई एक्सिस पे। कहाँ रह सकता, क्योंकि एक्स की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। समझ में आ गया। तो मतलब हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, सिर्फ वाई। कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई।
क्लियर हुआ? अब रिंग लेते समय अभी एलिमेंट जो अपन कंसीडर करेंगे वो बराबर ध्यान में रखना है कि रिंग के टाइम पे एलिमेंट कैसा लिया था, डिस्क के टाइम पे कैसा लिया था, ये हमें याद रखना है क्योंकि यही आगे चल के हमें यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। समझ में आया? ठीक, चलो देखते। अब ऐसा समझते, अब हमें पता है कि डिस्क कैसी है, सॉरी रिंग कैसा है अपना, यूनिफॉर्म। कैसा है? अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए मतलब मास पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब रिंग की लेंथ कितनी होती है बे, पाया? हाँ या नहीं, यस और नो? रिंग की लेंथ कितनी होगी, पाया। पूरे सर्कल की 2 पाया, तो सेमी सर्कल की। इतना समझ में आ गया? चलो अब मैं चाहता हूं कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट लो। हमने अभी बोला था कि हमें क्या लेना है, एक छोटा सा। अब यहाँ बीच में कुछ है क्या एलिमेंट लेने के लिए? तो एलिमेंट कहाँ लेना पड़ेगा, इस पे लेना पड़ेगा, रिंग पे। कहाँ पे लेना पड़ेगा, रिंग पे। तो रिंग पे हमें एक छोटा एलिमेंट, देखो रॉड के टाइम पे डीएम लिया, डीएम की लेंथ ली थी कुछ डीएक्स, सही है ना? क्या ली थी, डीएम की लेंथ कितनी ली थी, डीएक्स। तो उसी हिसाब से तो मैं सपोज लेता हूँ यहाँ से ये छोटा सा पोर्शन, यहाँ से यहाँ, और ये एंगल ले लेता हूं मैं डी थीटा। ये जो छोटा एलिमेंट हमने लिया इसका मास अपन सपोज समझते डीएम। समझ में आया ना? अरे समझ में आया क्या? ये जो एंगल है ये ले लेता मैं थीटा। ठीक है? अरे ठीक है क्या? जैसे वहां पे हमने लिया था एक्स, आगे एलिमेंट का मास कितना लिया था, dx, वैसे यहां से एंगल लिया थीटा, एलिमेंट का एंगल कितना, d थीटा। समझ में आ गया हो या नहीं? इस छोटे एलिमेंट की लेंथ कितनी होंगी भैया, आर डी थीटा। सही है क्या? पढ़ा है क्या? ये बहुत बार यूज करा अपन। ये आर कवर है, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमेशा क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो वही तो यूज किया। क्लियर हो गया? अब मुझे इसकी लेंथ पता है तो मैं डीएम निकाल सकता है। डीएम मुझे पता है क्या करना है, एम बाय पाई आर इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है, आर इंटू डी थीटा। तो आर आर कैंसल, तो ये क्या बन गया, एम बाय पाई इंटू डी थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई अपनी, स्मॉल एलिमेंट के मास की। किसकी वैल्यू हो गई, स्मॉल एलिमेंट के मास की। समझ में आ गया ना? एम बाई एल को लेंथ से क्या करा, मल्टीप्लाई। छोटे एलिमेंट की लेंथ कितनी आई अपनी, आर डी थीटा। कितनी आई थी, उससे क्या कर दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई। ठीक है क्या? अब मैं फॉर्मूले पे जाऊंगा, आर बराबर, अब मुझे पता है सिर्फ y निकालना है तो मैं इसको y लिख लेता, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय टोटल मास। चलेगा हाँ या नहीं? पर यहां तो थीटा दिख रहा सर, आपके पास तो y है ही नहीं। अब देखो इधर, ये r है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे बेटा, r cos थीटा। ये रेडियस है ना पूरी, ये इधर ट्रायंगल निकाल के बता देता, ये थीटा, ये r, तो ये क्या होना चाहिए भैया, r sin थीटा। ये क्या होना चाहिए, r cos थीटा। समझ में आ गया ना? तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, r cos थीटा, यहां तक। ये जो हाइट है ये कितनी है, r sin थीटा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है अपने पास, r sin थीटा। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या, हाँ या ना? r sin थीटा समझ में आ गया? मतलब ये y डिस्टेंस हो गया इस एलिमेंट का, छोटे एलिमेंट का कौन सा डिस्टेंस हो गया, y। कितना है, r sin थीटा। अब मेरे पास रिलेशन है y dm by m, तो मैं लिखूंगा y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, r sin थीटा है ना। कितनी है वैल्यू सर, y की वैल्यू कैसे, ओरिजिन से ये एलिमेंट y ऊपर कितना है, तो r sin थीटा। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, r sin थीटा। dm की वैल्यू कितनी है भैया, ये निकाल के रखा है, m बाय पाई इंटू डी थीटा। डिवाइड में टोटल मास कितना है अपना, m। टोटल मास कितना है, m। तो ये m कैंसिल, क्या बचा बताइए, r sin थीटा डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी थीटा। अब मुझे बताओ ये सेमी सर्कल, तो इसका एंगल कहां से कहा जाएगा, 0 से लेके तो पाई तक, हाँ या नहीं? 0 से लेके कहां तक जाएगा,
पाई तक ही जाएगा ना, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 0 से कहाँ तक जाना है बेटा, पाई तक। लिमिट समझ गए? अरे लिमिट समझ गए क्या, हाँ या नहीं? चलो अब इंटीग्रेशन बता दो फटाफट, कितना आएगा बता सकता है भाई? y बराबर कितना आएगा बताओ? r बाय पाई वैसे के वैसा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, 0 से पाई। पुट करेंगे r बाय पाई माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 0। अब कॉस पाई क्या होता है, -1, -1 -1 क्या हो जाएगा, +1। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो 1 + 1 कितना, 2। मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 2r बाय पाई। मतलब यहां से सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कल के केस में, किसके केस में, सेमी सर्कल के केस में, सेमी सर्कुलर रिंग के केस में ऐसा बोलेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास हमेशा कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r बाय पाई। कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r बाय पाई। समझ में आया हाउ या नहीं? तो अपने को तो एंड रिजल्ट याद रखना है, सेमी सर्कुलर रिंग रहेगी सेंटर ऑफ मास कितने पे, तो 2r बाय पाई पे। कितने पे रहेगा? तो रिंग के केस में जो भी एलिमेंट अपन लेंगे वो हमेशा किस पे लेंगे, रिंग पे लेंगे। किस पे लेंगे, रिंग पे। ये भूलना नहीं। क्लियर? समझ में आ गया हाउ या नहीं? अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें पूछा इसके लिए बताओ तो, अब मतलब इसका भी हाफ कर दिया ना, सेमी सर्कल का भी क्या कर दिया, हाफ। अब तो ध्यान में रखना है पहले हमेशा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा कौन से लाइन पे रहेगा, जो लाइन इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मतलब इधर 45 डिग्री, इधर इस लाइन पे रहेगा, कहां पे रहेगा, उस लाइन पे। अब बदलेगा क्या क्या इसमें का समझ लो। ये पूरे सेमी सर्कल था तो इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, पाई आर। उसका आधा कर देंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर बाय 2। कितनी हो जाएंगी, पाई आर बाय 2। क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पाई आर बाय 2 पुट करेंगे तो ये 2m बाय पाई आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतलब एक बात होगी कि m के साथ कौन लग जाएगा, 2। कौन लग जाएगा, दूसरा r cos थीटा और r sin थीटा ये तो सेम ही आने वाले हैं। यहाँ पे भी छोटा एलिमेंट लेंगे तो वो बदलेंगे क्या, नहीं। मतलब इंटीग्रेट करते समय सिर्फ हमें किसके बारे में सोचना है, 0 से पाई नहीं जाएंगे। अब 0 से कहां तक जाएंगे, सिर्फ पाई बाय 2 तक। कहां तक जाएंगे, 0 से पाई बाय 2 तक। मतलब ये हो गया अपने लिए सेमी सर्कल। तो इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या बन जाएगा, 2m बाय पाई आर। क्या बन जाएगा, 2m बाय पाई आर। छोटा एलिमेंट लेंगे आप dm, इस dm के लिए मास कितना हो जाएगा, 2m बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर आर कैंसिल, तो 2m बाय पाई इंटू डी थीटा। अब मुझे x भी निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा। x के लिए मैं बोलूंगा dm इंटू एक्स अपॉन m। तो x कितना लूंगा मैंने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लिया था बे, r cos थीटा। वर्टिकल कितना लिया था, r sin थीटा। मैं यहाँ पुट क्या करूंगा, x की जगह पे r, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, cos थीटा। dm की जगह पे ये मास 2m बाय पाई इंटू डी थीटा। नीचे m तो ही, m क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक। ये 2 आगे लाएंगे, 2r बाय पाई, 2r बाय पाई इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin। तो sin थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई बाय 2। अब sin पाई बाय 2 1 होगा, sin 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 2r बाय पाई बचेगा। हो गया नहीं, सेम ही आया, अलग आया क्या, x भी 2r बाय पाई। सर y लेना है, ले भाई y, dm इंटू वाई डिवाइड बाय m। तो dm की जगह ये फिर से पुट करेंगे आप, 2m बाय पाई इंटू डी थीटा। y की जगह पे सिर्फ अब कौन आ जाएगा, sin थीटा। m फिर से 2r बाय पाई बाहर, अंदर कौन रहेगा, sin थीटा इंटू डी थीटा। 0 से कहा तक, पाई बाय 2 तक। 2r बाय पाई sin थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। 0 से पाई बाय 2। अब cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, cos 0 1। ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये भी कितना आएगा, 2r बाय पाई। कितना आएगा,
तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? यहाँ पे इस सेंटर वाली लाइन पे रहेगा, इधर से भी 2r/π, इधर से भी 2r/π। समझ में आया क्या? मतलब कर क्या रही है, समझ में आया? क्यों ऐसा बता रहा मैं आपको? किसी भी शेप का पूछ सकते हैं। अगर मैंने रिंग बोली, कंडीशन समझ लो क्या होगा। मैंने रिंग ऐसी दे दी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताओ? मतलब 3 क्वाड्रेंट दे दिए। कितने क्वाड्रेंट दे दिए? 3। तो आपको पता है 3 क्वाड्रेंट यानी एंगल कितना होता है बे? 270। मतलब कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा? ये बीच में कहीं तो भी 135 पे। क्यों 135 पे? क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना इधर और इधर। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इस लाइन पे आएगा। कहाँ आएगा? इस लाइन पे। सर अब बाकी अब m/l, अब इसकी लेंथ कितनी होगी भैया? एक आर यानी πr/2, 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 मतलब लेंथ कितनी हो गई? 3πr/, मतलब 2m/ कितना बन गया? समझ गए हो या नहीं? अब मुझे क्या निकालना है? x निकालना है और y निकालना है। तो x और y के लिए मुझे पता है, y के टाइम r sin थीटा लेना है, x के टाइम r cos थीटा लेना है। मैं x के लिए लिख लूंगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ r cos थीटा इनटू dm। dm की वैल्यू पता है, हमें इसको कैसे मल्टीप्लाई करो? r d थीटा से। तो 2m/3π इनटू d थीटा। इसको इंटीग्रेट, लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे? अब 0 से 3π/2, क्योंकि एंगल 0 से कहां तक जा रहा है? 270। 270 मतलब 3π/2। y के टाइम क्या आएगा? 0 से 3π/2, सिर्फ cos की जगह क्या यूज होगा? sin। 2m/3π इनटू d। फिर मैं इतना क्यों बता रहा? एक ही कंडीशन से किसी भी इसके लिए पूछा तो हमें निकालते आना चाहिए। स्टेप्स, डीएम फिक्स है अपना रिंग का। क्या फिक्स है अपना? डीएम। डीएम फिक्स है मतलब क्या? डीएम की पोजीशन फिक्स है अपनी, r cos थीटा और r sin। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? m/l। क्या निकालना है? m/l मिल गया। जो भी शेप जितना भी दिया होगा उसमें से m/l मिल जाएगा। m/l को कैसे मल्टीप्लाई करना है? r d थीटा से। कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो हमें dm मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? dm। फिर x और y के इसमें पुट करके इंटीग्रेट तो करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। अपने को ऐसा भी पूछ सकते हैं, आर्क दिया है भैया 60 डिग्री का, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो 60 है तो 30 इधर, 30। सॉल्व करने की मेथड भाई बदलेंगी क्या? लिमिट बदल जाएंगे सिर्फ। क्या बदलेंगे? लिमिट्स। समझ में आया? मतलब एक ही बार में ऐसा पढ़ लो कि कितने भी एंगल के लिए पूछे हमें सॉल्व करते आना चाहिए। हर एक को लिखते थोड़ी ना बैठेंगे। बेसिक जो है वो पता चाहिए। स्टेप्स क्या कौन कौन सी बताई मैंने? m/l निकाल लो, उसको r d थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? dm। फिर x और y के लिए तो फिक्स है ना, r sin थीटा लेना है, एक में r cos थीटा लेना है बस। और लिमिट कौन सी लगाएंगे? जितना दिया होगा उतना लिमिट, जितना दिया होगा उतना लिमिट। क्लियर? समझ में आया क्या? हो या नहीं? तो ये किसको पढ़ा अपन ने डिटेल में? अभी रिंग को पढ़ा। सिर्फ किसको पढ़ा? आप। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डेरिवेशन कैसा याद नहीं रहा। चलेगा, हमें रिजल्ट ही पता चाहिए। सिर्फ क्या पता चाहिए? रिजल्ट। फिर मैं बता क्यों रहा? ऐसा पूछा तो फिर कहां से रिजल्ट आएगा? कितने रट्टा मारोगे? नो डाउट रट्टा तो मारना ही। स्टैंडर्ड कंडीशन को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सेमी सर्कल है तो कितना, आर्क है तो कितना। लेकिन मैंने पूछ लिया 60 डिग्री के लिए कितना, फिर वो तो निकाल के आना चाहिए। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपने कोई भी एंगल लेके उसका निकाल के देखना है। कोई भी मतलब स्टैंडर्ड ही कंडीशन रहती है जिसका आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यू, वही दिया रहेगा। ऐसा पूछेंगे कि 0 से बात करके लिए बताओ? नहीं, ऐसा तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमें फिर पूछा भी तो वैल्यू दी रहेंगे। फिर साइन 72 कितना, कॉस 72 कितना, ये दिया रहेगा। फिर समझ में आया? तो उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप्स याद चाहिए। स्टेप्स ही याद नहीं तो निकालेंगे कैसे? स्टेप सिर्फ 3 है। स्टेप्स कितनी है? सिर्फ 3। कौन सी? पहला m/l। m/l को कैसे मल्टीप्लाई करो? r d थीटा। तो ये कौन बन जाएगा? अपना dm। फिर x निकालते समय हमें पता है क्या करना है? r cos थीटा इंटू dm। और y निकालते समय हमें पता है क्या करना है? r sin थीटा इंटू dm। बस यही 3 स्टेप्स है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? ये और नो? ये किसकी बात हुई? रिंग की। किसकी बात हुई? डिस्क में चीजें बदल जाएंगी। डिस्क में कहानी क्या हो जाएंगी? चेंज। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? अरे कुछ तो बोल। हाँ, ठीक है।
चलिए यहाँ से लिखना है, क्लियर हो गया? ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने भी इसके अलग अलग कंडीशंस को सॉल्व करना है, ठीक है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जो कि करते नहीं आप लोग। ठीक है, थैंक यू।